पार्ट 11 कंप्लीट हो चुका है क्लास 4th का। हमारा पार्ट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हिंदी व्याकरण का कुछ क्वेश्चन बचता है, उसे आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन्हें हम बुक में ही सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों देखते हैं पेज नंबर 75 पर हमारा हिंदी व्याकरण पार्ट 11 का हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन। इसमें है क वाला उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। हम हमारी व्याकरण की क्लास में पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में। तो हम यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें आपको पढ़कर बताना है कि इनमें कौन से विराम चिन्ह उपयोग करेंगे। तो देखते हैं पहला वाक्य हमारा, पहले सोचो फिर बोलो। अब इस वाक्य में दो जगह चिन्ह लगेंगे। कहाँ पर? देखिए, पहले सोचो है ना, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्प विराम का, है ना। तो ये यहाँ पर एक चिन्ह लगेगा जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद फिर बोलो, है ना, पहले सोचो कॉमा अल्प विराम फिर बोलो, ठीक है। यहाँ पर ये दो चिन्ह लगेंगे इस प्रकार से। दूसरा हमारा वाक्य है, अब क्या करोगे। तो इसमें अब क्या करोगे मतलब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वह क्या बात है ना। यहाँ पर इस वाक्य में यहाँ पर भी दो जगह चिन्ह लगेंगे। पहला वाह, है ना, तो यहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा वाह, उसके बाद ये चिन्ह लगेगा फिर क्या बात है, और ये पूर्ण विराम, है ना, फुल स्टॉप। ये दो चिन्ह यहाँ पर लगेंगे। अगला है हमारा अहंकार मत करो। यहाँ पर ये वाक्य पूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब जब हमारी बात खत्म होती है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का अंत में। तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम वाला चिन्ह लगेगा। फिर अगला वाक्य है हमारा, क्या तुम्हें गर्मी सता रही है। मतलब यहाँ पर भी वो प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या शब्द आया है, क्या शब्द मतलब प्रश्न वाला, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ वाक्य जिसमें विराम चिन्हों का उपयोग करना था। आप भी इसी प्रकार अपनी बुक में इन्हें भरिए और याद कीजिए। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, कर जोड़कर नए शब्द बनाइए, है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे बैठ, पहला यहाँ दे रखा है बैठ, इसमें हमें क्या शब्द जोड़ना है? यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कर, है ना, मतलब इस शब्द के साथ हमें ये शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो बैठ कर, ये हमने नया शब्द बनाकर यहाँ लिख दिया बैठ कर, है ना। बैठ और कर को जोड़ा तो क्या बन गया? बैठ कर। दूसरा है देख, देख में के आगे हम कर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देख कर। ऐसे ही अगला सोच, तो सोच कर। नेक्स्ट चल, तो चल कर। फिर तैर, तो तैर कर। पढ़, तो ये बनेगा नया शब्द पढ़ कर। झुक, तो झुक कर। सो कर, है ना। ये सारे शब्द जो दिए हुए हैं इनमें हमने क्या शब्द जोड़ा है? नया शब्द कर। कर जोड़ने से यहाँ पर जो शब्द बने वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पर कर क्या हो गया? प्रत्यय, मतलब शब्द के जो बाद में जुड़े उसे हम प्रत्यय भी कहते हैं ना, इन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं ये इसे। तो प्रत्यय जोड़कर हमने जो शब्द बनाए वो नए शब्द इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। इसे भी आप अपनी बुक में लिखिए और इस प्रकार से लिखकर इन्हें याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग वाला, इनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें, मतलब एक ही शब्द के अर्थ वाले नए और शब्द लिखना है यहाँ पर। तो पहला है हमारा नदी, नदी के 3 नए शब्द और यहाँ पर लिखे हुए जिनका अर्थ तो एक ही है ना, मतलब इन्हें और अलग अलग नामों से हम जानते हैं लेकिन वो चीज़ एक ही है ना। तो नदी को और किन किन नामों से पुकारते हैं? सरिता, तटिनी, तरंगिनी। दूसरा है मछली, मछली को और किन किन नामों से जानते हैं हम? जलचरी, मीन, मत्स्य, है ना, ये सब मछली के ही नाम हैं। फिर जल, जल को हम और किन किन नामों से जानते हैं? नीर, तोय, वारी, ठीक है। ये हो गए पर्यायवाची शब्द, इन्हें भी आप भरकर अपनी बुक में भरिए और याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब कि समान अर्थ वाले, मतलब यहाँ पर भी इनका अर्थ समान होगा, है ना। तो परिचित, परिचित के लिए एक और नया शब्द क्या है यहाँ पर? समानार्थी शब्द जानकार, ठीक है।
फिर समीप, समीप का एक अर्थ होगा, समानार्थी शब्द होगा निकट। स्वच्छ का साफ, नियंत्रण का काबू, यहाँ पर विष, विष का जहर, अतिरिक्त का अलावा। ठीक है, ये इस प्रकार से समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें हमने इस तरह से फिल करना है। ठीक है, ये भी आप अपनी बुक में फिल कीजिए, भरिए और याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लास्ट वाला, इन वाक्यों की क्रियाओं के काल लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों का आपको क्या बताना है, काल बताना है। अब क्रिया कौन सी, जो लास्ट में ये जो शब्द दिए रहते हैं ये क्या हो गई, क्रिया। इन क्रियाओं का काल बताना है, मतलब कि ये कौन से काल से संबंधित है। हमने 3 काल पढ़े हैं काल के अंतर्गत, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। तो इन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि ये वाक्य कौन से काल का है। ठीक है, तो पहला है नदी बह रही है। रही है से हमें पता चलेगा, इस मतलब ये क्रिया है तो इससे क्रिया से ही हमें पता चलता है कि ये कौन सा काल है या ये वाक्य कौन से काल का है। तो रही है, लास्ट में क्या है यहाँ पे, रही है। रही है से हमें पता चलेगा कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, मतलब कोई घटना जो हो रही है वो वर्तमान में हो रही है ना, इस वाक्य से पता चल रहा है, तो ये वर्तमान का वाक्य है। ठीक है, दूसरा है शेर ने हिरण का पीछा किया। अब ये घटना हो चुकी है, मतलब जो काम हो चुका है वो कौन से काल के अंतर्गत आता है, भूतकाल के अंतर्गत। तो ये जो पीछा किया ये क्या हो गई, क्रिया है ना, और भूतकाल इसकी क्रिया का काल हो गया। तीसरा है क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो उससे पूछ रहा है, तो ये उसी समय पूछा जा रहा है, ये वर्तमान में मतलब काम हो रहा है, तो ये भी वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा ना। ये क्रिया कौन सी है, वर्तमान काल। ऑफिस कब जाओगे, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है, जाओगे, गे मतलब अभी वो गया नहीं है और ना ही जा चुका है, ये तो उससे पूछ रहे हैं कि कब जाओगे, मतलब भविष्य में आगे आएगा ये काम, तो ये भविष्य काल का वाक्य हुआ है ना, जाओगे। इससे हमें पता चल रहा है ये क्रिया कौन सी है, भविष्य काल की। नेक्स्ट है मीरा ने निबंध लिखा। निबंध लिखा मतलब वो काम कर चुकी है ना, मीरा निबंध लिख चुकी है, तो ये कौन से काल है, भूतकाल। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे प्रश्न हैं पार्ट 11 के व्याकरण के, इन्हें आपको अपनी इसी तरह से बुक में भरना है और इन्हें याद करना है। मैं इसका PDF आपको भेज दूंगी, आप अपनी बुक में भी अच्छे से साफ सफाई से अच्छे अक्षरों में लिखिए और इसे याद कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।